हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन की ईवीएस की सभी क्वेश्चन को। ठीक है, और यह सभी क्वेश्चन आपका वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है ईवीएस का। यह प्रश्न पूछा गया आपका 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 2021 को परीक्षा हुआ था सीटेट का, जिसमें आपका पर्यावरण का अध्ययन से जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, वह सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था आपका ईवीएस से। ठीक है, आप जानते हैं कि ईवीएस से 30 नंबर की प्रश्न पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट ईवीएस में, ठीक है, सीटेट पेपर वन की ईवीएस में जो प्रश्न पूछा गया था वह सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम को पास कराएगी, सीटेट की एग्ज़ाम को। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़िए, अलग से कुछ पढ़िए मत। ठीक है, यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रिपीटेशन होती है, परीक्षा में प्रश्न की लेवल ठीक इसी तरह से होती है, थोड़ा बहुत शब्दों को घुमाकर पूछा जाता है, लेकिन सारा प्रश्न ठीक इसी तरह से आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको एग्ज़ाम पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़िए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आप निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए 2021 जो में प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट की ईवीएस से, वो प्रश्न पढ़ेंगे। और आपके लिए हम 2011 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर वन में, वो सभी प्रश्न एक एक करके लेकर आऊँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सबका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और आज हम 2021 जो 23 दिसंबर का परीक्षा हुआ था सीटेट पेपर वन की, ठीक है, वो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ईवीएस का क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है आपके सामने, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरेदार अथवा चिकने आदि। कौन सा वैज्ञानिक है, उसका नाम बताइए। तो मटर पर किए गए आनुवंशिक प्रयोगों के कारण ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मटर के पौधों पर प्रयोग सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक ने किया था, तो यह किया था आपको ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने किया था। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी को जनक कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी को जनक कहा जाता है किसको, ग्रेगर मेंडल को। तो ऑप्शन एक आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किया था, और प्रयोग में यह पाया था कि पौधे में जो लक्षण होते हैं, जैसे पौधे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदार अथवा चिकने आदि पौधे में यह लक्षण पाए थे। कौन सा पौधों पर प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। यही कारण है कि इनको आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, किनको, ग्रेगर मेंडल को। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील है, पर्वत है, तालाब है, नदी है और झरना। इन चारों में से कौन अलग है, बताइए। तो झील, तालाब, नदी और झरने जल निकायों के प्रकार होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। झील, तालाब, नदी और झरना जल निकायों के क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो पर्वत है ना, यह जल निकायों का प्रकार नहीं होता है। तो सबसे अलग आपका यही है, पर्वत। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, पर्वत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। इनमें से कौन भिन्न है,
ट्रेन, बस, टांगा, साइकिल और रिक्शा भूमि परिवहन प्रणाली है, ठीक है। जबकि जहाज जो है ना जल परिवहन, जल मार्ग का एक साधन होता है। तो सबसे आपका भिन्न है आपका जहाज, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा जहाज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? कर्नाटक में किसान जो है खेतों को खोदकर नरम करने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं? ठीक है, बताइए। खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं कर्नाटक के किसान? तो कर्नाटक में किसानों द्वारा मिट्टी को खोदने और उसे नरम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण क्या होता है? खूंटी होती है, ठीक है। क्या होती है? खूंटी एक होता है लोहे की छड़, ठीक है। तो खूंटी एक लोहे की छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं कहाँ के किसान? कर्नाटक के किसान खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए, ठीक है। खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए कर्नाटक के किसान किसका इस्तेमाल करते हैं, किस औजार का इस्तेमाल करते हैं? तो खूंटी का। खूंटी क्या होती है? एक लोहे की छड़ में लगा होती है, ठीक है। तो इसी औजार का उपयोग करते हैं कर्नाटक के किसान खेत की मिट्टी को खोदकर नरम बनाने के लिए। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा खूंटी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तब जाकर आपको प्रश्न समझ में आएगा कि आखिर प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न है कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। उल्लू पहला आपका है, कॉलम 1 की तरफ उल्लू है, ठीक है। तो उल्लू जो है ये आपका पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं, ठीक है। उल्लू पक्षी जो है जिसकी आंखें किधर होती है? सामने की ओर होती है, ठीक है। तो एक का हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 3, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उल्लू पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती है। रेशम कीट की तरफ चलते हैं। रेशम कीट का मिलान किससे होगा? तो रेशम कीट अपने मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है, ठीक है। तो बी का होगा 4, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। बाज, तो बाज जो है हमसे 4 गुनी दूरी देख सकने वाला पक्षी है, ठीक है। बाज जो है हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाली क्या है? आपका पक्षी है। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा 1, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा? 1 मिलान। और आपका स्लॉथ डी, तो स्लॉथ जो है दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। तो डी का क्या हो जाएगा आपका? डी का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिलान सही हो रहा है आपका ऑप्शन में? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है। यह मिलान करने वाला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? तो भारत में टमाटर, आलू और हरी मिर्च को पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। हमारे देश में टमाटर, आलू और हरी मिर्च किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? टमाटर हो जाएगा, ठीक है। यह टमाटर जो है हमारे देश में किसके द्वारा लाया गया था? तो दक्षिण अमेरिका के लोगों द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। टमाटर के अलावा और भी आलू, हरी मिर्च भी लाया गया था आपका दक्षिण अमेरिका के लोगों द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि एक कार एक्स शहर से 10:30 बजे चलकर शहर वाई में 10:30 बजे पर पहुंचती है।
यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7:30 बजे चलती है एक शहर से और 10:30 बजे पहुँचती है वाई शहर में, ठीक है। तो कितने घंटा हो गया दोनों के बीच में? तो आप निकालिएगा सुबह 7:30 बजे से रात 10:30 बजे तक, तो आपका 15 घंटा होगा, ठीक है। कितने घंटा होगा? 15 घंटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको औसत चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका चाल है कितना दिया हुआ? तो चाल आपका दिया हुआ है कितना? 540, सॉरी दूरी दिया हुआ है आपका 540, ठीक है। और समय कितना है आपका? 15 घंटा। सुबह 7:30 बजे से रात 10:30 बजे तक जब आप निकालिएगा समय, तो समय कितना हो जाएगा आपका? 15 घंटा। तो दूरी है 540 और समय आपका हो गया 15 घंटा। तो चाल निकालना, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 540 से जब 15 में भाग दीजिएगा, ठीक है, तो यह होगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका आंसर है 36 आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो 5/18 से क्या कीजिएगा? आप गुना कीजिएगा। तो कितना निकला? 36 गुने 5/18, ठीक है। तो यहाँ पर 18 दूना 36 होता है, काटिएगा तो 5 दूना कितना हुआ? 10। तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। हाँ, सही बात है। अंडे देने की काम कौन कौन करती है? तो रानी मधुमक्खी। दूसरा कथन है एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। हाँ, सही बात है। तीसरा है नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। चौथा है कि छत्तों में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है। और पांचवा है नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। अब इनमें से सही कथन को चुनना है। सही कथन कौन होगा? सही कथन को आपको चुनना है। तो सही कथन आपका हो जाएगा, देखिए मधुमक्खी के बारे में यदि पूछा जाए तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। तो रानी मक्खी जो है वो अंडे देने का काम करती है। तो ये जो है आपका कथन सही है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। हाँ, ये भी कथन सही है। और छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी कथन सही है। तो आपका ABD आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ABD आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ABD आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 और राइट आंसर हो जाएगा ABD। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है? हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है? तो हमारा यह राज्य है कौन कौन? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य समुद्र तट अरब सागर पर है, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। प्रश्न है आपके सामने, हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? किस राज्य में बताएंगे? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस राज्य में? तो आपका मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में जो है खेती जो होती है सभी ग्रामवासियों
की साझा होती है, ठीक है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है, ठीक है। ये किस राज्य में होती है? मिजोरम में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की झारखंड की मुख्य फसल है, तो झारखंड की मुख्य फसल है आपका चावल, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, चावल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केचुआ के बारे में पढ़ेंगे। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है, आप जानते होंगे। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। चलिए केचुए के बारे में पढ़ लेते हैं। केचुए के बारे में क्या पूछा जा रहा है प्रश्न हमसे। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारण को चुनिए। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? कारण क्या है कि केचुए किसानों का मित्र है? कारण बताइए। तो पहला कारण दिया हुआ है, केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी नरम बनाते हैं। हाँ, सही बात है, ठीक है। दूसरा है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तीसरा है, केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। सही है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। केचुए के मल मृदा अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। केचुए के मल से ना मिट्टी जो है ना उपजाऊ बनती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सही होगा यहाँ पर बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन होगा आपका CDA। केचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी नरम बनाते हैं, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, ये भी आपका सी कथन सही है। और डी है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। केचुए के मल मृदा मिट्टी को क्या बनाते हैं? अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो डी भी आपका सही ऑप्शन है। तो CDA आपका राइट ऑप्शन है। तो CDA किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। सही बात है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला क्या है? बहुत ही पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। तो मधुबनी जिला जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपका बिहार में, ठीक है। मधुबनी जो है भारत के किस राज्य का एक जिला है? तो बिहार राज्य का एक जिला है मधुबनी। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। दूसरा कथन है, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। अब यहाँ पर चुनना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, केरल में लोग केले के फूलों से बनी सब्जी खाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है जम्मू और कश्मीर, तो यह तो कथन गलत हो जाएगा। केरल में केले के फूलों से बनी सब्जी खाते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर दिया है तो कथन गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में लोग सहजन के फूलों से बने पकौड़े पसंद करते हैं। तो ये तो आपका सही है कि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाना पसंद करता है। उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, यह भी सही कथन है। तो आपका कथन जो है ए और सी सही है, ठीक है। तो ए और सी आपका किस कथन में है? कथन 4 में है, ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ए और सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य वाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो आपका देखा जाए तो बक्सा पार्क जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बक्सा पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दुधवा पार्क ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कार्बेट पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और वाल्मीकि पार्क है ये आपका
बिहार में है। तो हमसे पूछा जा रहा है बाघ से संबंधित आपका अरण्य के बारे में पूछा जा रहा था। तो ये आपका है आंसर हो जाएगा आपका कॉर्बेट पार्क। ठीक है, कॉर्बेट पार्क जो है आपको बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट पार्क ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बाघों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट पार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। ठीक है, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। तो कौन सा उद्देश्य होगा बताएंगे राइट आंसर। तो ये आपका समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचन करना। ठीक है, आपका एक राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचन करना ईवीएस पढ़ाने का जो है ना उद्देश्य होती है, जो कि शिक्षा के सतत विकास में महत्व को क्या है दर्शाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस के प्रकरण आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है, क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है। ठीक है, ईवीएस क्या है, एकीकृत स्वरूप होता है, इसलिए प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की प्रकरण आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि कारण क्या है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है। तो इसका कारण है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। ठीक है, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है। ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम कौन सा है बताएंगे इनमें से। तो आपका संबंध जो है आपका ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा संबंध। प्रश्न है आपके सामने, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। तो यह आपका वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर आधारित है। ठीक है, पोचमपल्ली। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक लोग और उनके अनुभव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन करता है। प्रकरण खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो आपका यहाँ पर दिया है कथन, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना। ठीक है, उसके बाद है दूसरा कथन, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। तीसरा है अनुकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, बी तथा सी हो जाएगा। ठीक है, ए, बी, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, ये आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है किसी खेत में जाना। ठीक है, एवं अवलोकन करना, ये भी आपका कथन सही है। और अनुकूलन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, यानी सी भी इसका राइट कथन है। तो आपका ऑप्शन जो है ए, बी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए, बी, सी आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 ऑप्शन आपका 1 में है, ए, बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का प्रयोग कर सकता है।
तो संरचनात्मक कार्य पत्रक, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ईवीएस को प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का प्रयोग कर सकता है। तो आपका संरचनात्मक कार्य पत्रक को ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक कार्य पत्रक। प्रश्न है आपके सामने, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है बताइए। तो इसका उद्देश्य है हमारी व्यक्तिगत पहचान की किस प्रकार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। तो ये आपका है सहपाठी आकलन, ये आपका रचनात्मक आकलन की तकनीक है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहपाठी आकलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। तो ये आपका है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो जो है आपका अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो विचार विमर्श, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विचार विमर्श। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न की निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए क्या आसान है, बताइए इसका राइट आंसर। तो विद्यार्थियों को सूचना देना। ठीक है, विद्यार्थियों को सूचना देना, यह आपका पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान होता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को सूचना देना। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने की प्रभावशाली संसाधन है। तो ये आपका है नैरेटिव्स। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा, नैरेटिव्स। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न की निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। तो चित्रकला और शिल्पकला, यह पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। ठीक है, चित्रकला और शिल्पकला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला और शिल्पकला। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। तो प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रश्न पूछने का। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 23 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर 1 की ईवीएस में जो प्रश्न पूछा गया था आपका, वह सभी ईवीएस का प्रश्न समाप्त हुआ। यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको सीटेट पास करना है तो यही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, अलग से कुछ मत पढ़िए। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, परीक्षा भी पास कर जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछे जाते, रिपीटेशन होती है। हम आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।